नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो तमाम खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले वो खबरें से कराते हैं आपका रूबरू, जिनमें प्रमुख खबर होगी संसद के सत्र को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि बाबा साहेब को लेकर एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं नजर आया है। प्रदर्शन का ये जो दौर है वो आज भी देखने को मिला है संसद भवन में। इस पर रहेगी विस्तार से नजर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो चुका है, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है संभल से जुड़ी, जहां एएसआई की 4 सदस्यीय टीम इंस्पेक्शन करने के लिए वहां पर संभल में अब पहुंच चुकी है और ये आज सर्वे किया जाएगा। इससे जुड़े एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही अपने संवाददाता से हर एक अपडेट जानेंगे। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है दिल्ली से कि घुसपैठियों पर लगातार एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और कैसे हो रहा है ये एक्शन, कैसे ढूंढा जा रहा है अवैध बांग्लादेशियों को, वो आपको बताएंगे। और इसी के साथ कर लेते हैं न्यूज पंच की आज शुरुआत। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन रहा, जहां राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद गेट पर प्रदर्शन नहीं करना है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो दोनों ही सभाओं की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लेकिन लोकसभा स्थगित होने से पहले कानून मंत्री की तरफ से सदन में सदस्यों के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी में अब कुल 39 सदस्य हो चुके हैं, जिसमें 27 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के सदस्य हैं। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब करेंगे। ये समिति अगले सत्र यानी कि बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि ये पूरा सत्र काफी हंगामेदार देखने को मिला और आखिरी दिन यानी कि आज भी हंगामा ही नजर आया। 25 नवंबर से शुरू हुए इस शीतकालीन सत्र में हर रोज अलग अलग मुद्दों को लेकर केवल और केवल हंगामा ही दिखा। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष का अड़ियल रवैया नजर आया। आज की ही अगर बात करें तो आज भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला है। इस पर करेंगे चर्चा, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं पक्ष और विपक्ष के प्रदर्शन की ये दो तस्वीरें। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ एनडीए प्रदर्शन करता हुआ नजर आया तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से भी आक्रोश देखने को मिला है। तो ये दो तस्वीरें काफी मायने आज रखती हैं, क्योंकि आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और आज भी राजनीतिक दलों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। इंडी गठबंधन की तरफ से ये प्रदर्शन हुआ, एनडी गठबंधन की तरफ से ये प्रदर्शन हुआ है। तो जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को नाम को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इसको मुद्दे को उठाता हुआ नजर आ रहा है और फिर उसका तो खुद ही घिर भी जाता है। बीते कल हमने देखा कि किस तरीके से धक्का मुक्की सदन में हुई है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही फिलहाल आज की ये दो तस्वीरें, क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और अब आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही स्थगित कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष का, वो आपको सुनाते हैं। के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफी मांगना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटर्स के बीच में जाने की कोशिश की और प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को गिरा दिया। दोनों अस्पताल में हैं। बहुत दुख की बात है। श्री अंबेडकर जी का इन्होंने हमेशा से अपमान किया है। कल नागालैंड की हमारी सांसद, महिला सांसद का अपमान किया गया। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी आए और मुझे असहजता की अनुभूति हुई। इसका क्या अर्थ होता है? और उन्होंने ये बात राज्यसभा में रखी। तो ये बहुत ही संगीन आरोप है
और इसकी जांच भी हम चाहते हैं। जिस प्रकार का रवैया उन्होंने कल अपनाया है, मैं आपको सच कहूं, उनके पास अब नैतिक ग्राउंड वर्क ही नहीं रहता कि वो इस पद पर बने रहे। केवल संविधान झलकाने से आप संविधान के रक्षक नहीं हो जाते, संविधान के मूल्यों को आत्मसात कर चरितार्थ भी करना होता है। मुझे लगता है कि उन्होंने डेमोक्रेसी में संदेश नहीं दिया, अपनी असलियत उजागर कर दी है। बताइए, एक सांसद जो कि नागालैंड से हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद करिए, इनके पार्टी के गठबंधन का एक दल तो ऐसे हैं जो अपने मुख्यमंत्री आवास में एक महिला सांसद की पिटाई कर चुके हैं। तो ये तो बात सुनाई हमने आपको एनडीए की कि एनडीए की तरफ से क्या कुछ कहना है, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष की बात करें तो दूसरी ओर राहुल गांधी का बचाव करते हुए विपक्ष नजर आया और एक सुर में नजर आया। क्या कुछ कहना है विपक्ष के नेताओं का, वो भी आपको सुनाते हैं। मैं तो चाहूंगा ऐसी घटना ना हो। हम एक दूसरे से, हमारा हमेशा व्यवहार अच्छा रहता है, लेकिन बीजेपी वालों को कौन समझाए, बीजेपी वालों को कौन समझाए। झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। गलत तरीका है। संसद की सर्वोच्चता, इस परिषद में माननीय हमारे स्पीकर साहब की सर्वोच्चता को चुनौती है। इस तरह से संस्थाओं का हनन और उनका हरण नहीं होना चाहिए। तो 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र आज हंगामेदार होने के बाद में अब आज ये सत्र समाप्त हो चुका है। आज इस सत्र का आखिरी दिन था। ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की, जब ये दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर लोकसभा की और दूसरी तस्वीर है राज्यसभा की, जब दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और अब सीधे तौर पर हम देखें तो अब बजट सत्र होगा और बजट सत्र तक के लिए दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसी के साथ अगर देखें तो आज की अगर हम बात करें तो एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी का गठन भी अब हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल जेपीसी को भेजे गए एक देश एक चुनाव से जुड़े दोनों विधेयक पर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी का गठन किया जा चुका है। और जेपीसी के गठन होने के बाद में अब ये पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। राज्यसभा की ओर से 12 सांसदों के नाम जेपीसी में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी कई नाम शामिल किए गए। जेपीसी में घनश्याम तिवारी का नाम इसमें शामिल किया गया है, उनका नाम इसमें इंक्लूड किया गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भुवनेश्वर कालिता, डॉक्टर के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, साथ ही संजय झा का नाम भी जेपीसी की इस समिति में जोड़ा गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, सकेत गोखले और पी विल्सन का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। संजय सिंह का नाम इसमें शामिल किया गया है। विजय साई रेड्डी और मानस रंजन का नाम भी जेपीसी में शामिल किया गया है। तो संसद का शीतकालीन सत्र अब आज खत्म हो चुका है और कैसा रहा है पूरा शीतकालीन सत्र वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। शुरू से लेके अभी तक राहुल गांधी पर देश को अस्थिर करने का गंभीर आरोप इस बीच हमें लगता हुआ देखने को मिला। साथ ही जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल का नाम जुड़ने पर भी काफी हंगामेदार इस बार का ये सत्र रहा है और काफी सुर्खियां भी बटोरी। विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया है। जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, किस तरीके से प्रदर्शन किया गया। दोनों सदनों में संविधान पर विशेष चर्चा की गई। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों पर संविधान में चर्चा हुई और संविधान में भी कई सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा गया। पटल पर रखा गया 129वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके साथ ही 129वें संविधान संशोधन से जुड़े 2 विधेयक भी पेश किए गए इस बार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान। एक देश एक चुनाव विधेयक पर विपक्ष के विरोधी सुर हमें देखने को मिले और इस विरोधी सुरों के बाद में अब इस पर जेपीसी का गठन किया जा चुका है। और जब अगला सत्र होगा उस सत्र के आखिरी हफ्ते में जेपीसी जो है अपनी पूरी रिपोर्ट संसद के सामने रखेगी। और इसके साथ ही हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है राजेश राज इस वक्त, क्योंकि संसद का जो शीतकालीन सत्र है आज जो हंगामा आज भी हमें देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से प्रदर्शन रहा और आज इसी हंगामे के साथ सत्र को, संसद को अगर हम देखें तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राजेश, बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने कि यह जो शीतकालीन सत्र है बहुत हंगामेदार रहा और इसे याद किया जाएगा राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के धक्का मुक्की के लिए। इसे याद किया जाएगा संविधान पर हुई चर्चा के लिए,
इस सत्र को याद किया जाएगा राष्ट्रपति के लिए, जिन्होंने सेंट्रल हॉल में संविधान पर जो चर्चा हुई उसका उन्होंने चर्चा का जवाब दिया। इस सत्र को इसलिए भी याद किया जाएगा कि यहाँ लोकसभा में मात्र 54% और राज्यसभा में मात्र 40% ही काम हो पाया, क्योंकि जिस तरीके से पूरे सत्र के दौरान कृतिका हंगामा होता रहा उसकी वजह से सदन की उत्पादकता बहुत कम रही। हमने देखा कि पिछले कई सत्रों में सदन में भले ही शोर शराबा होता रहा हो, लेकिन विधेयकों को पारित कराने के मामले में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष मुस्तैदी दिखाता रहा और हंगामे शोर शराबे के बीच भी विधेयक पारित होते रहे। लेकिन ये पहला मौका है जब बहुत कम विधेयक संसद से पारित हो सके। लोकसभा में 5 विधेयक पेश किए गए, मात्र 4 विधेयक पास हुए और एक ही विधेयक ऐसे थे वायुयान से संबंधित विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हो पाए। तो हम कह सकते हैं कि इस सदन की उत्पादकता बहुत कम रही, लेकिन प्रदर्शन, प्लेकार्ड्स आसन के सामने आने, बेल के बीचों बीच आने, आसन पर चढ़ जाने, अखबारों की प्रतियां लहराने, इन तमाम घटनाओं के लिए संसद के इस शीतकालीन सत्र 2024 के आखिरी जो सत्र हैं उसको याद किया जाएगा, क्योंकि इस सत्र में जो हंगामा होता रहा वह हंगामा कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर के मुल्कों में सुर्खियां बटोरता रहा। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया राजेश तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो चुका है और सीधे तौर पर हम देखें तो कामकाज जो है बहुत ही कम इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला है। इसी के साथ चलिए न्यूज पंच में अब अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं और अगली प्रमुख खबर है उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ी, जहां पर उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा के बाद से लगातार माहौल गरमाया हुआ है। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान मिले मंदिर की कार्बन डेटिंग के लिए डीएम ने एएसआई को पत्र लिखकर सर्वे की बात कही थी। इसके साथ ही हम देखें जिसके बाद से लगातार एएसआई की टीम अब संभल के शिव मंदिर का सर्वेक्षण आज शुरू करेगी। एएसआई की टीम सालों पुराने शिव मंदिर और कुएं का सर्वे करेगी और मंदिर के अंदर वाला जो हिस्सा है जहां पर मूर्तियां लगी हुई हैं, उन मूर्तियों में हनुमान जी, गणेश जी, मां पार्वती की प्रतिमा भी शामिल है। इसके अलावा शिवलिंग भी है और इन सब की जांच कार्बन डेटिंग के जरिए अब एएसआई करेगी। दरअसल लोगों की आस्था की यहाँ पर नजर है और आस्था के हिसाब से अगर हम देखें तो वहां पर अब एएसआई सर्वे करेगी और मंदिर काफी सालों पुराना यहाँ पर बताया जा रहा है। फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई की टीम 4 सदस्यीय टीम संभल पहुंच चुकी है और एएसआई सर्वे के बाद मंदिर और उसके इतिहास से जुड़े कई राज सामने आएंगे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सीधा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होती हुई फिलहाल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। बर्क के घर पर यह बुलडोजर चलाया गया है और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा दें। दरअसल आपको बता दें कि नाली पर सीढ़ियां बनाई गई थी और इन सीढ़ियों को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया है। संभल में अतिक्रमण हटाने के दौरान ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त सपा सांसद के घर पर हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, संभल से सांसद है और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कभी हिंसा में उनका नाम आता है तो कभी एक हादसे में उनका नाम आता है तो कभी बिजली विभाग की तरफ से उनका नाम दिया जाता है, बिजली चोरी को लेकर उनका नाम सामने आता है और अब अतिक्रमण का एक और नया मामला सामने आया है, जहां पर अतिक्रमण जब हो रहा था तो उस दौरान जो नाली है, नाली पर ये सीढ़ियां बनाई गई थी और उन सीढ़ियों को तोड़ा गया है। तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं समाजवादी पार्टी के संभल से जो सांसद है। तो बर्क के घर पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और इसी के साथ ही जो एएसआई की टीम है वो आज संभल भी पहुंच चुकी है। सर्वे होगा और सर्वे में कई सारे राज खुलते हुए नजर आएंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल सांसद के घर पर जब ये बड़ी कार्रवाई हुई है उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाली के ऊपर ये सीढ़ियां बनाई गई और उन सीढ़ियों को तोड़ा गया है। ये तस्वीरें बेहद ही अहम तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो लगातार बिजली विभाग की तरफ से भी कार्रवाई समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर की जा रही है। कल ही बिजली कनेक्शन उनका काटा गया और साथ ही करोड़ों का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया और ये कहा गया है कि पहले वो जुर्माना चुकाएं। 1,91,00,000 रुपए का ये जुर्माना लगा है समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर और वो जुर्माना चुकाने के बाद में अब कहीं ना कहीं बिजली लौटाने की बात कही गई है। इसके साथ ही एएसआई की टीम अब आज जब वहां पर पहुंचेगी तो क्या कुछ नजारा होगा वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
तो ये सर्वे किया जाएगा और इस सर्वे में कई सारे राज खुलते हुए नजर आएंगे। संभल में एएसआई की टीम पहुंच चुकी है। प्राचीन शिव मंदिर और कुएं का इंस्पेक्शन किया जाएगा और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही मंदिर है, सालों पुराना ये मंदिर, जो के पट जो है 46 साल बाद ये पट खुले हैं और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंदिर में जब टीम पहुंचेगी तो यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाएगा, सर्वे होगा, सर्वेक्षण होगा। सीधे तौर पर देखें तो इस सर्वेक्षण के बाद ही आखिर ये मंदिर कितना पुराना है, इस तरीके की बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सबसे बड़ी खबर यही है कि कुछ ही देर बाद एएसआई की टीम सर्वेक्षण करने पहुंचेगी प्राचीन शिव मंदिर और कुएं का, खासकर कार्बन डेटिंग करके ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कितने पुराने मंदिर हैं। संभल की बात की जाए, 68 तीर्थ हैं यहाँ पर। काशी मथुरा के जैसे संभल भी एक जमाने में हुआ करता था और जो डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर हुआ है, अब एएसआई की टीम कुएं और प्राचीन मंदिर की कार्बन डेटिंग पता लगा करके ये जरूर पता करेगी वाकई ये कितने पुराने, और यहाँ पर इसके बाद से हो सकता है कि और ज्यादा सर्च अभियान तेजी से चले ताकि और पता चल सके कि ऐसे कितने मंदिर और कितने कूप यहाँ पर छुपे हुए हैं। इसके साथ ही हम देखें तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहले बिजली विभाग की तरफ से, और बिजली विभाग ने करोड़ों का जुर्माना भी तय किया है और वो करोड़ों का जुर्माना चुकाने के बाद ही बिजली वापस मिलेगी, जिसका कनेक्शन कल काट दिया गया था। देखिए, बिल्कुल सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और 24 नवंबर के बाद से हम देख रहे हैं कि पहला मुकदमा उन पर लिखा जाता है भड़काऊ भाषण के लिए, दूसरा एक हादसे में उनका नाम आता है, मृतक के पिता उनके खिलाफ दोबारा से फाइल खुलवाने की बात करते हैं, तीसरा उन पर बिजली चोरी का 135 धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, चौथा अगर बात करें तो उनके ऊपर 1,90,00,000 से अधिक बिजली विभाग के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है, पांचवा उनके घर की आज रैंप तोड़ी जाती है। तो कुल मिलाकर जियाउर रहमान पर प्रशासन, शासन और कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है और जिस तरीके से संभल क्षेत्र में अपना कानून, अपना संविधान चला रहे थे, अब ऐसे में प्रशासन के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करके उन पर शिकंजा कड़ा जो है वो कसा जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधानसभा से ये मैसेज क्लियर कर दिया है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक संगठन का हो, अगर वो नियम और कानून का उल्लंघन करेगा तो योगी सरकार उसको बख्शने के मूड में नहीं है। इसी के चलते सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। निशांत, एक आखिरी सवाल और लेना चाहेंगे, एएसआई की टीम आखिर कितने बजे वहां पर पहुंचेगी और सर्वे शुरू होगा? देखिए, कुछ ही देरी में अब एएसआई की टीम सर्वेक्षण के लिए पहुंच सकती है, क्योंकि जुम्मे की नमाज 2 बजे खत्म हो जाती है। उसके बाद से किसी भी क्षण वो है जब एएसआई की टीम प्राचीन शिव मंदिर और कुएं पे पहुंचकर अपने सर्वे के कार्य को अंजाम देगी और कार्बन डेटिंग करके ये पता चलेगा ये प्राचीन मंदिर और एक कुआं आखिर कितना पुराना है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर आज एएसआई की टीम वहां पर अब से कुछ ही देर में पहुंचेगी संभल में, जहां पर ये प्राचीन मंदिर स्थित है और इसकी कार्बन डेटिंग के जरिए, सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इस मंदिर का इतिहास कितने साल पुराना है। ये रही महत्वपूर्ण खबर और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का भी न्यूज पंच के जरिए रुख करते हैं, जो कि है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। जहां देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान लगातार चला रही है। इसके बाद अब उन्हें घर वापस भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर 15 जिलों की पुलिस अपने अपने इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है। दरअसल दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाल ही के दिनों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इन घुसपैठियों ने जनसंख्या के संतुलन को प्रभावित किया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत बाहर करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई राजधानी में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी पर आज अपने संवाददाता से करेंगे चर्चा, पर उससे पहले आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा गया है और इस पत्र में क्या क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही डीसीपी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। द्वारका डिस्ट्रिक्ट में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी और हाल फिलहाल में कुछ इनपुट्स भी मिले थे कि बांग्लादेशी और इस तरीके के भी कई इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं।
तो इसको लेकर हमने स्पेसिफिक ड्राइव चलाई। ऑल्दो हमारे यहाँ अफ्रीकन नेशंस कई डिपोर्ट करे जा चुके हैं अभी तक, और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का वेरिफिकेशन, ये ड्राइव हमने बड़ी ही इंटेंसिव तरीके से चलाई है और इसकी सक्सेस भी हमें मिली है। कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फोर्ज लग रहे हैं, उसके लिए कर वेरिफिकेशन के लिए हमारी टीमें कलकत्ता और असम के पार्ट्स में गई हैं, जहां पर इस तरीके के अगर फोर्ज डॉक्यूमेंट बने हैं तो उसको वेरीफाई कराने के लिए टीम निकल चुकी हैं। तो डीसीपी को आपने सुना, डीसीपी का सीधे तौर पर कहना है कि लगातार ये एक्शन किया जा रहा है और जो टीम है वो बांग्लादेश, आपको बता दें कि इस वक्त असम के लिए भी रवाना हो चुकी है। और ऐसे में जिन जिन लोगों के जो आधार कार्ड है, जो उनके पास कागज है, उसमें अगर कोई भी शक हो रहा है तो उसमें पूरी जांच की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला जुड़ गए हैं, जो लगातार इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मुकेश, अगर हम देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। आप खुद इसको ग्राउंड जीरो पर उतरकर कवर कर रहे हैं, क्या कुछ नजारा देखने को मिलता है? बिल्कुल, जिस तरह से आप देखिए कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं, ये जगह जगह पर आकर के इन्होंने अपना डेरा डाल रखा है और कई ऐसे कृतिका हमें इलाके देखने को मिले। बहुत सरप्राइजिंगली वो इलाके थे जहां पर पूरे खेत है, खेत के बीच में ले जाकर के इनको बसा दिया गया और जो लैंडलॉर्ड इनको वहाँ बसा रहे हैं इनसे 1000 रुपये ले रहे हैं और पर झुग्गी 1000 रुपये। साथ ही साथ इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैक्सिमम फॉर्ज पाए जा रहे हैं, जिसकी जाँच आपने सुना डीसीपी ने कहा कि हमने आसाम और कलकत्ता के लिए टीमें निकाल दी हैं। FRRO को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया क्योंकि साथ ही साथ रोहिंग्यों के खिलाफ भी जो है वो जांच की जा रही है। ऐसे में ये एक इस समय राजनीतिक मुद्दा भी बन गया क्योंकि जिनका ये वोट बैंक था उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होने लगी है और वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी अपने एजेंडे के तहत करा रही है। लेकिन इसके लिए जिस तरह से VHP ने अभी, विश्व हिंदू परिषद ने भी लेटर लिख करके LG को बोला कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए क्योंकि ये न केवल घुसपैठ करते हैं बल्कि समय समय पर ऐसी कई वारदातों में ये बांग्लादेशी पाए गए हैं जो आसपास के इलाके में आकर के वारदात करते हैं और उसके बाद सारा कुछ समेट के निकल जाते हैं। चुनाव आने वाला है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये माहौल खराब कर सकते हैं। ऐसे में सख्ती से दिल्ली पुलिस इनसे निपटने को तैयार है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, शाहदरा में 32 लोगों को डिटेन भी किया गया है। उससे पहले साउथ वेस्ट वसंत कुंज इलाके में बंगाली कॉलोनी में भी धरपकड़ की गई, अभी छावला में की गई। इससे पहले आप देखिए कालिंदी कुंज में भी अच्छे खासे रोहिंग्यों की और बांग्लादेशियों की पहचान की गई। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन और अभी काफी समय तक चलेगा। इसके बाद एक रिपोर्ट आएगी जिसमें यह फाइनली पता लगेगा कितने लोगों को दिल्ली पुलिस डिपोर्ट कर रही है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया मुकेश तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लगातार ये एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि 2 महीने के अंदर जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। दिल्ली पुलिस लगातार इसको लेकर अभियान फिलहाल चला रही है और ये अभियान की रिपोर्ट भी बहुत जल्दी हम सभी के सामने होगी। फिलहाल इसी के साथ न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति और अब सीधा सोमवार को होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।